कश्मीरी है, इसकी आंखों में आंसू है। वो पूरी तरह से टूट चुका है। जिस तरह से 28 बेकसूर पर्यटकों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, उसकी आंखें नम हैं। वो जानता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने न सिर्फ उन 28 भारतीय पर्यटकों को मारा है, बल्कि आने वाले कई दिनों तक, कई सालों तक कश्मीर के हालात को बद से बर्बाद कर दिया है। अब एक बार फिर कश्मीर में हालात सामान्य होने में काफी वक्त लग जाने वाला है दोस्तों। आप जानते हैं अब इस आतंकवादी हमले के डर से कई भारतीय कश्मीर नहीं जाने वाले हैं। आपको अंदाजा है, आम कश्मीरी की कमर तोड़ दी गई है, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए यह शर्मनाक खेल खेल रही है। मैं फिर कह दूं दोस्तों, ये मुद्दे मैं नहीं उठाना चाहता था, मगर भाजपा ने यह सब शुरू कर दिया है। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, आज क्या जरूरी हो जाता है। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। इस वक्त सरकार और सुरक्षा तंत्र की नाकामी पर सवाल उठाना जरूरी है। जिन मासूम टूरिस्ट दोस्तों, कल जो पहलगाम कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, जो दिल दहला देने वाला हमला हुआ, तो उन मासूम लोगों को पता नहीं था कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला। बिल्कुल अनजान में मस्तियों में मस्त है। उन जालिमों ने, जो पाकिस्तान से जालिम आए थे, उनको गोलियों से भून दिया। मरने वाले, शहीद होने वाले मुसलमान भी हैं, तो फॉरेनर भी हैं, ईसाई हैं, हिंदू भी हैं। लेकिन ये आतंकी हमला हुआ, इसकी निंदा करने के बजाय, इसकी मजम्मत करने के बजाय, जो गोदी मीडिया है, जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, वो अपने काम पे लग गए, हिंदू मुस्लिम की नफरत पे लग गए। उन्होंने अपना काम दिखाया कि गोली नाम पूछ के, धर्म पूछ के गोली मारी है, कलमा पढ़वाया, नहीं पढ़ा गया तो गोली मार दी। शर्म की बात है। जिस घटना ने पूरे देश को चौंका दिया, पूरे देश को हिला दिया, उस पे ये अपनी राजनीति करने पे लग गए। तो उसी को लेकर अभिषार शर्मा की वीडियो है। वीडियो देखे उन्होंने इन आरएसएस के लोगों, बीजेपी के लोगों कैसे पर्दाफाश किया। वीडियो देखें दोस्तों। कश्मीर के पहलगाम में एक पाकिस्तानी आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों का खून अभी सूखा भी नहीं है। रात ठंडी होना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो उनकी अर्थियों में अग्नि भी नहीं लगाई गई है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करना शुरू कर दी। दोस्तों, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह है भारतीय जनता पार्टी का शर्मनाक चेहरा। उन्होंने मारे गए एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की यह तस्वीर पेश की है, वो भी कार्टून के अंदाज में, गिबली के अंदाज में। और क्या कहा है दोस्तों, इस पर भी गौर किया जाए। धर्म पूछा, जाति नहीं, याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या आप कुछ देर के लिए नहीं रुक सकते थे? मैं नहीं भूला हूं कि आपका इतिहास है, जब पुलवामा में हमला होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट मांगते हैं, मगर यहां आपने तमाम हदें पार कर दी। पूरे देश को इस ट्वीट में कहीं ना कहीं ताना मारा जा रहा है विपक्ष को, जो जातीय जनगणना की बात करती है। क्यों? क्योंकि जिन आतंकवादियों ने, जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उन पर्यटकों को मौत के घाट उतारा था, मारने से पहले वो लगातार उनकी धार्मिक पहचान पूछ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी को मौका दिख गया है और वो इस तरह की शर्मनाक राजनीति कर रही है। कायदे से दोस्तों, मैं इंटेलिजेंस फेलियर का मुद्दा नहीं उठाना चाहता था। मैं चाहता था कि देश एकजुट होकर दर्द के इस लम्हे में इसका करारा जवाब दे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अब से इस मुद्दे पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। क्या आपसे भी ना पूछा जाए कि कितनी बार देश के गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि भाई आर्टिकल 370 हट गया, अब कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। कई बार अमित शाह ने कहा है कि हमने आतंकवाद को दफन कर दिया है, अब वो सिर नहीं उठाएगा। नोटबंदी का यह मकसद था कि आतंकवाद खत्म हो गया है, मगर याद कीजिए कुछ सालों पहले कश्मीरी पंडितों पर फिर से निशाना साधा गया था। याद कीजिएगा किस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक थे उन्हें पलायन करना पड़ा था। यह सब हुआ था अभी कुछ 2-3 साल पहले की बात है। और अब यह शर्मनाक राजनीति जिसका परिचय दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, साफ तौर पर एक टूल किट दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचेगी
और दोष मढ़ा जाएगा विपक्ष पर, दोष मढ़ा जाएगा उमर अब्दुल्ला पर जिनके हाथ में ताकत भी नहीं है, दोष मढ़ा जाएगा उन लोगों पर जो सत्ता से सवाल करते हैं, जैसा कि पुलवामा हमले में हुआ था। और इसकी शुरुआत हो गई है दोस्तों, गोदी मीडिया ने साथ देना शुरू कर दिया। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, अंग्रेजी में, मगर आप जानते हैं यह सरकारी चाटुकार अर्नब गोस्वामी क्या कह रहा है। यहां आप देखेंगे सरकारी चाटुकार सुप्रीम कोर्ट पर दोष मढ़ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इस कार्यक्रम में कश्मीर में जो हालात खराब हैं उसके लिए दोष सुप्रीम कोर्ट पर मढ़ा जा रहा है। इस आदमी ने चाटुकारिता की सारी हदों को पार कर दिया है। देखिए पत्रकारिता के नाम पर यह शर्मनाक नजारा। Problem in our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. They do not need to be discussed ad nauseum by petition after petition and argument after argument in court, where the government feels obliged to give some kind of a undertaking that there will be an election in Kashmir. Why? When we removed 370, did we say we will have an election in Kashmir? What has an election in Kashmir ever achieved? But to bring out a bunch of political turncoats back into the so-called political mainstream while innocent people are killed. मगर इसी कार्यक्रम में मेजर जनरल जीडी बख्शी ने अर्नब गोस्वामी और इस सरकार को आईना दिखा दिया। जीडी बख्शी कहते हैं कि जब कोरोना काल आया था तब कम से कम 3 साल तक सेना में भर्तियां नहीं की गई। जीडी बख्शी आगे कहते हैं कि सेना पर इतना दबाव है कि उन्हें कई क्षेत्रों की सुरक्षा जो है एक साथ देखनी पड़ती है, मगर उनके पास मैन पावर नहीं है क्योंकि सेना में भर्तियां ही नहीं की गई। जीडी बख्शी का, मेजर जनरल जीडी बख्शी का आक्रोश देखिए। ये वही मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं जिन्हें भाजपा का प्रचार तंत्र सिर पर उठाकर घूमता है। सुनिए आज एक फौजी किस तरह से आईना दिखा रहा है भाजपा सरकार को। During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you, it's needed if you want to fight in the mountains. आज सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो यह हमला किया है, इसका मकसद है देश के सांप्रदायिक ताने बाने को बर्बाद कर देना, क्योंकि हर मौत से पहले, हर हत्या से पहले वो धार्मिक पहचान पूछ रहे थे। स्पष्ट है कि वो देश में आग लगा देना चाहते हैं, कश्मीरियों को बदनाम करना चाहते हैं। और आम कश्मीरी इस तरह से पर्यटकों के पक्ष में, चाहे पहलगाम हो चाहे डोडा हो, वो इस तरह से उनके पक्ष में कैंडल मार्च निकाल रहा है। इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए। एक बुजुर्ग कश्मीरी है, इसकी आंखों में आंसू है, वो पूरी तरह से टूट चुका है। जिस तरह से 28 बेकसूर पर्यटकों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, उसकी आंखें नम हैं। वो जानता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने न सिर्फ उन 28 भारतीय पर्यटकों को मारा है, बल्कि आने वाले कई दिनों तक, कई सालों तक कश्मीर के हालात को बद से बर्बाद कर दिया है। अब एक बार फिर कश्मीर में हालात सामान्य होने में काफी वक्त लग जाने वाला है दोस्तों। आप जानते हैं अब इस आतंकवादी हमले के डर से कई भारतीय कश्मीर नहीं जाने वाले हैं। आपको अंदाजा है, आम कश्मीरी की कमर तोड़ दी गई है, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए यह शर्मनाक खेल खेल रही है। मैं फिर कह दूं दोस्तों, ये मुद्दे मैं नहीं उठाना चाहता था, मगर भाजपा ने यह सब शुरू कर दिया है। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों आज क्या जरूरी हो जाता है। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। इस वक्त सरकार और सुरक्षा तंत्र की नाकामी पर सवाल उठाना जरूरी है।
जिन मासूम टूरिस्ट ने सब कुछ ठीक है वाले बयानों पर भरोसा करके वहां का रुख किया, उन्हें इस सिस्टम ने पूरी तरह धोखा दे दिया। जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसियां सब जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके स्क्रीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इस व्यक्ति से कभी भी सवाल क्यों नहीं किया जाता? एक के बाद एक नाकामियां सामने उभर कर आ रही हैं, मगर इस व्यक्ति से कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता। क्यों इन्हें कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता? देश के गृह मंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की थी, इन्हें कटघरे में क्यों खड़ा नहीं किया जाता? भाजपा के कार्यकाल में इस्तीफे क्यों नहीं मांगे जाते? याद कीजिएगा दोस्तों, देश के गृह मंत्री ने चुनावी सभा में कहा था कि हमने आतंकवाद को हमेशा के लिए दफन कर दिया है और ये सिर नहीं उठाएंगे। याद कीजिएगा एक चुनावी रैली में क्या कहा था अमित शाह ने, कि हमने न केवल आतंकवाद पर कंट्रोल पाया है, इसको रोकने में सफलता प्राप्त की है, हमने आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। क्या इन दावों पर इन्हें कटघरे में ना रखा जाए? और अगर इन दावों पर हम अमित शाह को कटघरे में रखेंगे तो क्या हम ही देशद्रोही कहलाएंगे? सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जीरो टॉलरेंस की बात की थी। सुनिए शाह साहब ने क्या कहा था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था 60 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ, मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब थे, उन्होंने अपनी यात्रा को रोक दिया है, वापस आ रहे हैं। उम्मीद की जाएगी दोस्तों कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हूं। मगर प्रधानमंत्री, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनावों में आपने पुलवामा पर वोट मांगा था ना, एक बार फिर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी। मैं नहीं भूला हूं कि आपने पुलवामा पर क्या कहा था, याद कीजिएगा। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? दोस्तों, पत्रकार विजेता सिंह ने यह जानकारी दी है और यह बहुत ही अहम जानकारी है। यहां पत्रकार विजेता सिंह कह रही हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कश्मीर की सुरक्षा का जायजा लिया गया था। तो सबसे बड़ी बात, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह पर करीब 2000 पर्यटक थे, फिर भी इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक? मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आज तक न्यूज चैनल का है। पत्रकार अशरफ वाणी बता रहे हैं कि 2000 लोग वहां थे और फिर भी इतनी बड़ी आतंकवादी वारदात, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे? यह सवाल उठा रहे थे अशरफ वाणी। मगर आप देखिएगा, जैसे ही अशरफ इस बात पर जोर दे रहे थे, अचानक चैनल एक दूसरे ब्रेकिंग न्यूज में चले जाता है कि 2 विदेशी पर्यटक मारे गए। दोस्तों, मैंने भी न्यूज चैनल्स में काम किया है, ब्रेकिंग न्यूज की मजबूरियों को मैं समझ सकता हूं। खबरें लगातार आती रहती हैं और चैनल को अपडेट करते रहना पड़ता है, इसीलिए शायद चैनल ने हटा दिया होगा। मगर कई लोग यह कह रहे हैं कि अशरफ वानी जब सुरक्षा फेलियर की बात कर रहे थे तो उनकी आवाज को दबा दिया गया। क्या यह हकीकत है? इस बात का जवाब आज तक ही दे सकता है दोस्तों। सुनिए हुआ क्या था।
तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है 10 मीटर, आपने भी देखा होगा, 10 एक बड़ी मीटर खबर के हम बता बाद देते हैं अशरफ, जिसकी कि 2 विदेशी नागरिकों की भी यहां पर जान गई है। बहरहाल मैंने पत्रकार विजेता सिंह का जिक्र किया। विजेता सिंह क्या कह रही हैं? दोस्तों, पत्रकार विजेता सिंह कह रही हैं कि अप्रैल 7 और अप्रैल 8 को अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात को लेकर एक बहुत विस्तृत जायजा लिया था, क्योंकि 27 मार्च को कठुआ में कुछ आतंकवादियों ने 4 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि कठुआ में एक बड़े आतंकवादी हमले का संकेत मिल गया था। और सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री उसका सुरक्षा जायजा भी ले चुके थे, बावजूद इसके पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असद मुनीर ने पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर कश्मीर पर एक निहायत ही भड़काऊ बयान दिया था कि कश्मीर के अंदर जो आजादी की मुहिम चल रही है, हम उनका पूरा साथ देंगे। अभी कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, कुछ ही दिनों पहले की बात है, हफ्ते भी नहीं, दिन पहले की बात है। सुनिए असद मुनीर ने पिछले हफ्ते क्या कहा था। और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought 3 wars for Kashmir to the Muslims of. तो जाहिर सी बात है, यहां पाकिस्तान जो है एक चेतावनी दे रहा था। सबसे बड़ी बात, जब खुद देश के गृह मंत्री हालात का जायजा ले चुके थे, तो फिर इतना बड़ा आतंकवादी हमला कैसे होता है? पहलगाम में अगर इतनी बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे, तो सुरक्षा बल कहां थे? यह सवाल तो किया जाएगा ना। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, सरकार से सवाल कीजिए। मारे गए हमारे ही भारतीय हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हम देश के अलग अलग हिस्सों में बेकसूर कश्मीरियों को मारने पीटने शुरू कर दें, जैसा कि पुलवामा के दौरान हुआ था। मैंने आपको इस बुजुर्ग की तस्वीर दिखाई जिसकी आंखें नम थी। अब मैं आपको जम्मू कश्मीर के एक मस्जिद से एक संदेश सुनाना चाहता हूं, जिन्होंने इस आतंकवादी हमले की मजम्मत की, आलोचना की। सुनिए क्या कहा जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरीह के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है, और हम पूरी अवाम बलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। अब दोस्तों 30-40 सेकंड का एक और वीडियो देखिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस वीडियो में राजौरी के अंदर, जी हां, राजौरी जिले के अंदर मुस्लिम समुदाय ने अपनी मस्जिदें खोल दी हैं पर्यटकों के लिए। इस वीडियो का एक अंश देखिए, जिससे पता चल रहा है कि इस लम्हे में आम कश्मीरी पूरे भारत के साथ है। आज सुबह ही मैंने आपको बतलाया था किस तरह से आम कश्मीरी इस हमले से हिल गया है और वो कैंडल मार्च कर रहा है आतंकवादियों के खिलाफ। मगर राजौरी में किस तरह से मस्जिदें खोल दी गई हैं आम पर्यटक के लिए, देखिए मंजर। इस सब के बीच मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए सयाह यानी कि टूरिस्ट हैं, जिन्हें की कुछ मुश्किलात भी उठानी पड़ी, लेकिन इस सब के बीच राजौरी के लोगों ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसका कोई तोड़ नहीं है। मैं इस वक्त राजौरी शहर की जो जामिया मस्जिद है यहाँ खड़ा हूँ, और मेरे साथ जो इस वक्त टूरिस्ट लोग हैं ये केरला के रहने वाले हैं, और ये लोग मुगल रोड के रास्ते कश्मीर जा रहे थे, लेकिन देरी होने की वजह से इन्हें रात के वक्त मुगल रोड पर जाने की इजाजत ना दी गई, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने अपनी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए और अब ये सभी लोग यहाँ राजौरी में रुके हुए हैं। मैं फिर कह दूं दोस्तों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, ऐसा जवाब कि आतंक का नाग एक बार फिर अपना सिर ना उठा सके। मगर हमें पाकिस्तानी साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। उनके जरिए देश की माइनॉरिटीज पर हमला नहीं होना चाहिए, कश्मीरियों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, विपक्ष आज सरकार के साथ है। राहुल गांधी का यह संदेश आपके स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं तारिक कर्रा से बात की। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर मुझे इस मामले का अपडेट मिल चुका है। जो तमाम परिवार वाले हैं, मारे गए लोगों के परिवार वाले हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए और हमारा पूरा सहयोग मिलना चाहिए। ये राहुल गांधी के शब्द हैं, मगर मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि भाजपा का प्रचार तंत्र क्या कर रहा है। इस लम्हे में पूरा देश एक साथ है और भारतीय जनता पार्टी को यह प्रमाण देना पड़ेगा कि वो देश के साथ है और इस तरह की नफरत नहीं फैलाने वाला है। क्योंकि हम नहीं भूलें, संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े दावे किए थे, याद है कि नहीं आपको? सुनिए प्रधानमंत्री ने पहले के हालात और अब के हालात में क्या कहा था। प्रधानमंत्री जब पहले हमला होता था ना, तो सरकार से सवाल किए जाते थे, इस्तीफे मांगे जाते थे। आज मीडिया पूरी तरह से आपका पिछलग्गू बन गया है, आपका प्रचार करता है, आपसे कोई इस्तीफा नहीं मांगता है। आप पहले के हालात की बात कर रहे थे, सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे। मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते हुए पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच नहीं है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम ये नहीं भूल सकते, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस इस वक्त भारत में है। यहां पर आप उन्हें देख सकते हैं, अक्षरधाम में वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आतंकवादी एक संदेश देना चाहते थे, पाकिस्तानी आतंकवादी एक संदेश देना चाहते थे। जब जे.डी. वैंस यहां मौजूद हैं, जब भारत में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं वक्फ बिल के तनाव के चलते, मुर्शिदाबाद में क्या हालात हुए सब जानते हैं। कहने का अर्थ साफ है, इस आतंकवादी हमले का सिर्फ एक ही एक मकसद है कि भारत की शांति को बर्बाद कर दिया जाए, भारत के सांप्रदायिक ताने बाने को, रहे सहे सांप्रदायिक ताने बाने को बर्बाद कर दिया जाए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी सरकार के साथ हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ हूं, मगर मैं उस भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूं जो इस मौके